फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और ये हमारी एजुकेशन की क्लास 4th है। तो आज हम कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे और जो पेपर डिस्कशन प्रैक्टिस पेपर हैं उनके बीच में जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। बाद में हम पेपर्स को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आ जाता है कि चाइल्ड जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेटर कौन से ग्रुप में बनेगा। कि अब हमें पता है कि हमें बच्चों को है हमें ग्रुप में काम कराना है, लेकिन हम कैसे ग्रुप बनाएं कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। तो उसके लिए हमें छोटे छोटे ग्रुप बनाने होंगे। अगर हम बड़े ग्रुप बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे काम नहीं करते। और वहाँ अगर आप मान लो, अगर आपने देखा होगा 8, 9, 10 लोगों का अगर आप ग्रुप बनाओगे तो उसमें सभी जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी उनकी हो जाती है कि मेरे बदले में ये दूसरा काम कर लेगा। तो हमें बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेशन जब भी करवाना है जब अगर 3-4 लोगों का ग्रुप होगा, स्मॉल ग्रुप होगा, तो उसमें हर जो बच्चे की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो एज अ टीचर आप उनको पहले ही बता दोगे कि हर मेंबर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूछी जाएगी कि उसने उस ग्रुप में कैसे पार्टिसिपेट किया था, और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी जब करेगा और उसके व्यूज़ और थॉट्स को रिकग्निशन भी जब भी मिलेगा। तो हमें क्या कराना है, स्मॉल ग्रुप्स बनाने हैं। अब जो स्टूडेंट की जो लर्निंग है, एजुकेशन मस्ट बी रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ डेली लाइफ। कि जो हमें बच्चे की लर्निंग जब भी बच्चा कर पाएगा अच्छे से, अगर हम उसको उसकी डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से, एनवायरनमेंट से, जहाँ वो रहता है वहाँ से हम उसे जोड़ेंगे। तो अगर मान लो आप एक टाउन के स्कूल में, एक सिटी के स्कूल में पढ़ा रहे हो और वहाँ पे अगर आप उनके एक्सपीरियंसेस को वहीं जिस एरिया में वो स्कूल है वहाँ से आप क्या करोगे, रिलेट करोगे, तो बच्चा अच्छे से समझेगा। अगर आप किसी गांव के स्कूल में पढ़ा रहे हो, अगर आप वहाँ पे उसे उस एनवायरनमेंट में जहाँ बच्चा रह रहा है वहाँ पे अगर उसे रिलेट करोगे तो वो और अच्छे तरीके से समझेगा चीज़ों को। तो हमें क्या करना है, हमें उसके डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से, एनवायरनमेंट से उसे चीज़ों को क्या कहते हैं, रिलेट करके पढ़ाना है। अब क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी का एक सिंपल सा मतलब यही है, जब हम अपना कुछ इनोवेटिव कि मैंने कुछ किया उसमें इनोवेशन डाल के किया, तो वही क्रिएटिविटी होती है। शॉर्ट फॉर्म अगर सिंपली अगर हम इसे समझना चाहें तो जब एक पर्सन और एक चाइल्ड अपना खुद का रिस्पॉन्स देता है एक नए तरीके से, एक सेल्फ सेंट्रिक मैनर में, तो हम उसे क्रिएटिविटी कहते हैं। और जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसमें आप क्या है वो चेंज होती रहती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि मानो कि एक एज अ टीचर आपने ब्लैक बोर्ड पे एक सीनरी बनाई और बोला कि बच्चों को कि आपको ये बनानी है। तो अब क्या होगा, कुछ बच्चे जो हैं वो या मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, उसे डिट्टो जैसे आपने बनाया है कॉपी कर लेंगे। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका वो अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालेंगे, उसमें कुछ चीज़ें एडिशन करेंगे। तो ये सारी क्या होगी, और हर बार अगर आप कुछ नया कराओगे, हर बार कुछ नया करने की अपनी कोशिश करेंगे, अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करेंगे, तो ये क्रिएटिविटी में आएगी। और इसका एक अलग से टॉपिक है जहाँ हम इसे अच्छे से जानेंगे। अब कि इनोवेटिव क्या होता है? इनोवेटिव का मतलब होता है नोवेलिटी या न्यू थिंग, ओरिजिनलिटी या फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज़। कि आप इनोवेशन जब होगा जब उसके अंदर कोई नयापन है, कोई नई चीज़ है और वो ओरिजिनल है। ऐसा नहीं है कि पहले वाले की हमने कॉपी कर दी। और फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज़ होगी कि उस इंसान के पास जो है वो आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा आते रहेंगे, उसका एक फ़्लो होगा। तो ये इनोवेशन में ये सारी चीज़ें होगी। जब आप देखते हो कि इनोवेशन हुआ, इनोवेशन एक नई ऐप का इनोवेशन हुआ है, फ़ोन का इनोवेशन हुआ, फ़ैन का इनोवेशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का इनोवेशन हुआ, तो ये सब क्या थी, नोवेलिटी थी। अगर हम उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट भी करते हैं तो उसमें भी हम नया नया इनोवेशन उसमें करते रहते हैं, आइडियाज़ की फ्लुएंसी होती है। अब ये क्या, हाउ कैन वी मेक एनी चाइल्ड क्रिएटिव? किसी भी बच्चे को हम क्रिएटिव कैसे बनाएंगे? उसको अगर हम
अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी जो इनर एबिलिटी है, अपना इंटरेस्ट है, वो सब शो करे, तो वो क्रिएटिविटी दिखाएगा। अगर मान लो आप एक टीचर हो, आपने ब्लैक बोर्ड पे सीनरी के एग्जांपल को लेके चलते हैं, सीनरी बनाई, उसमें एक हट बनाया, एक ट्री बना दिया, और आपने बोला, और माउंटेन्स बना दी, और आपने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि सब बच्चे को यही सीनरी क्या कहते हैं बनानी है, कोई चेंजेस नहीं लाएगा। तो अगर आप ऐसा कहोगे तो बच्चा अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाएगा। लेकिन अगर आप ये बोल दो कि ये सीनरी है, कि सीनरी में हट और ये 3 चीज़ें तो होनी चाहिए, और आप एडिशन और कुछ भी डाल सकते हो, आप अलग तरीके से हट बना सकते हो, तो बच्चा क्या करेगा, अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज़ करेगा, अपनी एबिलिटी का यूज़ करेगा, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, उसमें क्रिएटिविटी डालेगा, और आपको एक नई चीज़ और एक सुंदर चीज़ देखने को मिलेगी। तो हमें बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है जिससे कि वो अपना टैलेंट शो कर सके। अब कोई भी चीज़ अगर, अब दूसरी बात आ जाती है, अब कोई भी चीज़ अगर रोट लर्निंग से रिलेटेड है तो हम उससे इफ़ेक्टिव लर्निंग नहीं होगी। अंडरस्टैंडिंग इज़ ऑलवेज राइट। अब आपने देखा होगा कि रोट लर्निंग जो है, रट्टाफिकेशन करना किसी चीज़ का, उससे आपको इफ़ेक्टिव लर्निंग आप नहीं करा सकते, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को रट लेते हैं, लेकिन उन्हें उसका मतलब ही नहीं पता होता कि ये चीज़ होती क्या है, लेकिन उनको पूरी डेफिनेशन रटी हुई होती है। तो अगर आपको क्या करनी है, इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कराना है, वो लाइफ टाइम तक बच्चे को याद रहे चीज़ों का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग आपको डालनी पड़ेगी। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, ये इस पूरी स्टेजेस क्या है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आपको आगे की वीडियोस में पता चलेंगी डिटेल में। अब आ जाता है होमोजीनस और हेट्रोजीनस ग्रुप्स कौन से होते हैं। होमोजीनस का मतलब होता है जिसमें सारी चीज़ें एक जैसी हो, और हेट्रोजीनस में जिसमें मिक्सचर होता है काफ़ी सारी चीज़ों का। तो होमोजीनस ग्रुप का मतलब होता है जब क्लास में एक जैसे बच्चे हैं, जिनको मान लो कि आप कोई ग्रुप बना रहे हो। होमोजीनस कब होगा, जब उन सभी बच्चों को एडिशन के सवाल दिए आपने, और आपको पता है इन सभी बच्चों को वो आते हैं, तो आपने वो ग्रुप बना दिया ऐसे कर करके, तो वो होमोजीनस होगा। लेकिन हेट्रोजीनस क्या होगा, हेट्रोजीनस होगा जिसमें आपने हर टाइप के बच्चे को उसमें इंक्लूड किया, जिससे कि जिस बच्चे को आते हैं उसको डाला, एवरेज को डाला, जिसे नहीं आते उसको डाला। तो उसमें क्या है, आप हर चीज़ को क्या कहते हैं इंक्लूड करोगे तो वो हेट्रोजीनस ग्रुप हो जाते हैं, तो उसमें वो एक दूसरे की हेल्प से सीख सकते हैं। लेकिन होमोजीनस ग्रुप में क्या होता है, जब एक टीचर जो फॉर्म करता है ग्रुप में, इस एजुकेशन को बिकम्स इंडिविजुअलाइज, चाइल्ड सेंटर्ड एंड डिफ्रेंशिएटेड। तो अब यही है, जब एक टीचर जो है ना 2 तरीके से ग्रुप बनाता है। अब टीचर को अब अगर मान लो कि एक होमोजीनस ग्रुप में या तो सारे इंटेलिजेंट डाल दिए कि जिनको सब कुछ आता है, या फिर होमोजीनस हर टाइप के ग्रुप पे टीचर को अपनी निगरानी रखनी ही पड़ती है। अगर उसने एक ग्रुप बना दिया कि इन बच्चों को एडिशन के सम में प्रॉब्लम है, इन्हें नहीं आते, तो टीचर क्या होगा, उन्हें अलग से, आपने देखा होगा क्लासरूम में भी वो पढ़ाते हैं, तो टीचर इंडिविजुअली उनको देखेगा और उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। लेकिन हेट्रोजीनस ग्रुप में क्या होगा, अगर कुछ बच्चों को आता है कुछ को नहीं आता, तो वो एक दूसरे की हेल्प से भी सीख सकते हैं। तो हेट्रोजीनस ग्रुप में ये होता है। तो टाइम, सिचुएशन, हर चीज़ के अकॉर्डिंग टीचर जो है इन दोनों टाइप्स के ग्रुप्स का फॉर्मेशन करता है। और चाइल्ड सेंटर्ड तरीका है ये, पूरा ग्रुप में भी पढ़ाना चाहिए, और डिफ्रेंशिएटेड भी होता है। अब जो है स्टूडेंट जो है, जैसे स्मॉल ग्रुप्स में हमने अभी भी पढ़ा था कि वो क्या होता है, एक्टिव लर्निंग उसकी होगी। अब होमोजीनस क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी, कैपेसिटी, इंटरेस्ट इन अ सेम ग्रुप, की जिन सेम ग्रुप में हमने डाल दिया कि योग्यता, एक जैसी योग्यता वाले, कैपेसिटी वाले और इंटरेस्ट वाले बच्चों को एक ग्रुप में डाल देना। तो टीचर जो है इन बच्चों को पढ़ाता है, टीचर्स द स्टूडेंट ऑफ होमोजीनस ग्रुप को, इन ग्रुप को टीचर के सहारे की ज़रूरत होती है, एक मार्गदर्शक के रूप में। क्योंकि अगर मान लो आपने सारे बच्चे डाल दिए जिन्हें आता ही नहीं है, तो वो एक दूसरे को कैसे पढ़ाएंगे, तो उसमें उन्हें टीचर की नीड होती है। अब दीज स्टूडेंट्स जो है अनेबल, ये कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं कर पाते। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, एक दूसरे को सिखाना। जैसे क्लासरूम में आप करते होंगे कि किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं आ रही, तो उसके साथ एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को बिठा दिया जिससे कि वो उसकी हेल्प से सीखे।
तो ये होती है कोऑपरेटिव लर्निंग, एक दूसरे को पढ़ाना, एक दूसरे से सीखना। लेकिन इसके अंदर होमोजीनियस ग्रुप में कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि सभी एक जैसे बच्चे हैं तो टीचर को ध्यान देना पड़ेगा। और हेट्रोजीनियस ग्रुप होते हैं, ये हम कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए बनाते हैं। इसके अंदर अगर हर टाइप के बच्चे आप डालोगे तो इसके अंदर टीचर का भी इतने रोल की क्या कहते हैं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन टीचर दूर से उन्हें देखता रहेगा कि ग्रुप में क्या चल रहा है। बच्चे आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, पीयर ट्यूटरिंग होगी, एक दूसरे को पढ़ाएंगे और मिक्सचर होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि ये देखा जाता है कि कई बार जो बच्चा है वो टीचर से सीखने की बजाय अपने जो पीयर ग्रुप होता है, अपने जो फ्रेंड्स होते हैं, उनकी बातों से वो जल्दी सीख जाता है चीज़ों को। अब आ जाता है हमारे, तो अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन क्या होता है कि जितने भी प्रैग्मेटिज्म हैं वो सारे यही बोलते हैं कि सोशलाइजेशन मेन पर्पस होता है एजुकेशन का, जिसकी वजह से हम बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। उसका जो जॉन डीवी और जितने भी बाकी के जो प्रैग्मेटिज्म हैं वो सारे बोलते हैं कि जो मैन जो होता है, इंसान एक सोशल एनिमल है, तो उसे जो उसकी जो नीड है वो सोसाइटी में रह के ही फुलफ़िल हो सकती है। उसे अपनी सोसाइटी के साथ कैसे एडजस्ट करना है, कैसे अडेप्ट करना है, अपने आप को ढालना है अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग। तो जो एजुकेशन है उसका एक मेन जो क्या कहते हैं लक्ष्य होता है, गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है कि बच्चे को एक सोशल प्राणी बनाए, सोशल इंडिविजुअल बनाए, जिससे कि वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो अब जैसे ये इसमें पूछा भी जाता है तो हम कि बच्चा जो है वो कैसा हमें उसको बनाना चाहिए, तो हम कहते हैं कि जो एजुकेशन का मेन पर्पस जो है वो सोशलाइज करना बच्चे को होता है। क्योंकि अगर वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा और सोसाइटी की नीड के बारे में नहीं सोचेगा और ऐसे काम करने लगेगा कि जो सोसाइटी के लिए क्या कहते हैं हानिकारक है या उसका इम्पैक्ट जो है वो बिल्कुल गलत है सोसाइटी पे, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो अब सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है थ्रू विच, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, सोशल जो वैल्यूज़ है कि हमारी सोसाइटी की क्या क्या वैल्यू हैं, क्या बिलीफ हैं, क्या हमारी सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है, उन सब चीज़ों को करने के लिए ये एक पूरा प्रोसेस चलता है। एक दिन में कोई सोशलाइज नहीं होता, ये एक प्रोसेस है, ये पूरा टाइम इसका क्या कहते हैं इसमें जाता है। और जब सोशलाइज हम अपनी वैल्यूज़, बिलीव्स और एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाते हैं, सीख पाते हैं। सोशलाइजेशन में जो हम लर्न करते हैं और एक्वायर करते हैं कल्चर की वैल्यूज़ को, स्किल्स को, नॉर्म्स को, कि अगर हम जैसे मान लो हर सोसाइटी के, हर कंट्री के अलग अलग क्या होती हैं वैल्यूज़ होती हैं, वहाँ के नॉर्म्स अलग हैं, वहाँ की स्किल्स अलग है, तो हमें वहाँ पे रह के हमें उन चीज़ों को एक्वायर करना, लर्निंग करनी है। और उसके अंदर ये लर्निंग में जो स्कूल होता है वो सबसे बेस्ट मीडियम होता है, क्योंकि स्कूल में जो है वहाँ पे उसे हर कास्ट, क्रीड, जेंडर के लोग मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, और वहाँ पे उसका सोशलाइजेशन जो होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्कूल को हम क्या कहते हैं, ऐसी जगह कहते हैं जहाँ पे पूरा का पूरा उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। तो सोशलाइजेशन जो है, सोशलाइजेशन में हम नॉर्म्स सीखते हैं, कस्टम क्या क्या हमारे कस्टम्स हैं, कैसे हम लोगों को ग्रीट करेंगे। अगर आप फॉरेन में रह रहे हो तो जैसे इसमें अगर आपको कोई आता है ग्रीट करने के लिए उसे है, तो आप क्या करते हो, हैंडशेक करते हो, किस करते हो चीक्स पे। अलग अलग सोसाइटी के अपने अपने रूल्स होते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में हम नमस्ते कहते हैं, राम राम कहते हैं, अलग अलग चीज़ें हम करते हैं। तो अब वो सारी चीज़ें जो सोसाइटी के बारे में जो है वो स्कूल ही वहाँ से उसको सारी नॉलेज मिलती है मोस्टली। अब है अपने आप को एडेप्ट करना और एडजस्ट करना सोशल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मेन पर्पस होता है एजुकेशन का। बच्चे को ज्ञान देने का मेन पर्पस यही है कि वो अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही अपने आप को एडजस्ट करे और ढाले, अपने आप को चीज़ों को सीखे। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, एजेंसियां हैं जहाँ मतलब जो सोशलाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी फैमिली।
फैमिली क्या है हमारी, इनफॉर्मल है, कोई फॉर्मल क्राइटेरिया नहीं है, कोई इनफॉर्मल वे में हमारी है, ये सारी चीज़ें हमारी कम्युनिटी है, ये सारी इनफॉर्मल। हमने इनफॉर्मल क्या होता है कि जहाँ पे कोई प्रॉपर हम प्लानिंग के साथ नहीं जाते और हम अनचाहे तरीके से, अनप्लैन्ड तरीके से हम चीज़ों को सीखते हैं। अब कम्युनिटी है, कम्युनिटी में जा रहे हैं, हमारे ग्रुप हैं, पीयर ग्रुप है, किसी की शादी में जा रहे हैं, फंक्शन, क्लब, लाइब्रेरी, टेम्पल, रिलीजियस प्लेसेस, सो ऑन, बहुत सारी, मेट्रो है, बस है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं अनलिमिटेड, वो सारे हमारे क्या है, फ़ोन है हमारा, कि हमने इनफॉर्मल वे में जैसे सीखा तो हम कहेंगे हमने सोशल मीडिया से सीखा। तो ये सारी चीज़ें एक बच्चे को सोशलाइज करती है, ठीक है। अब यहाँ पे है एक चीज़ आ जाती है कि प्रोग्रेसिव लर्निंग क्या होती है। प्रोग्रेसिव लर्निंग का मतलब होता है जहाँ पे स्टूडेंट को सारी रिक्वायरमेंट उसकी लर्निंग की फुलफ़िल हो जाती है, तो हम उसको प्रोग्रेसिव लर्निंग कहते हैं। अब मान लो कि आप किसी, अभी देखा जाता है जैसे अगर आप केंद्रीय विद्यालयों में हो तो आपकी अलग अलग जगह पोस्टिंग हो जाती है, अगर शहरों में हो तो वहाँ पे आपको सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होंगी, लेकिन कहीं आपकी पोस्टिंग ऐसे एरिया में कर देते हैं, विलेजेस में कर देते हैं, वहाँ पे लाइट नहीं मिल पा रही है आपको, वहाँ पे पूरा प्रॉपर सिस्टम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वहाँ पे प्रोग्रेसिव लर्निंग होने में प्रॉब्लम होती है। तो प्रोग्रेसिव लर्निंग एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे उसको, बच्चे को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल रहा है, प्रॉपर तरीके से उसको सारे इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रोग्रेसिव लर्निंग में आएगी कि उसकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही हैं। अब फॉर्मल में क्या आएगा, फॉर्मल होता है हमारा स्कूल है, ये स्कूल की लाइब्रेरी है। आप देखो जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है वो इनफॉर्मल होती है, क्योंकि वहाँ आप अपनी मर्ज़ी से आप जा रहे हो, लेकिन फॉर्मल क्या है, स्कूल जाओगे और स्कूल की लाइब्रेरी है, वो फॉर्मल तरीके से आपको रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें सिखाएंगे, प्रॉपर प्लानिंग होगी उसमें, ये सारी उसमें जो फॉर्मल हमने पढ़ा था ना, फॉर्मल क्या कहते हैं रिजिड होता है, जिस पे चेंजेस लाने थोड़े मुश्किल होते हैं, तो ये सारी प्रॉपर प्लानिंग से होती है। अब जैसे कोई कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे जा रहे हो आप, कि वहाँ के अपने रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें हैं, तो वो भी फॉर्मल में आ जाएगा। अब जो जॉन ड्यूवी थे वो कहते थे कि स्कूल एक सब सोसाइटी है या सब सोशल सिस्टम है। सब सोसाइटी क्यों कहा, क्योंकि आखिरकार क्या है, बच्चे को जो है अपनी सोसाइटी में ही रहना पड़ता है, सारी उसकी नीड जो है वो फुलफिल सोसाइटी में ही होती है, कि उसे जॉब करनी है, बिजनेस करना है, या सारी चीज़ें उसकी सोसाइटी में ही आती है, कि उसका एनवायरनमेंट वगैरह। अब लेकिन जो ऐसे ही जो स्कूल होता है, तो स्कूल भी एक छोटी सोसाइटी है, सब सोसाइटी है, सब सोशल सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे उसको हर एज के, हर इनकम ग्रुप के बच्चे मिलेंगे, अपने साथ के जेंडर के बच्चे मिलेंगे, तो ये सारी क्या है, एक छोटी सोसाइटी होती है। अब एक स्कूल जो है एक गार्जियन है और एक ट्रांसफ़र करता है संस्कृति और कल्चर को। स्कूल क्या है, एक रक्षक के तौर पे काम करता है, वहाँ पे हमें सारे अपने देश के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में हर चीज़ हम स्कूल से सीखते हैं। तो हम स्कूल को एक गार्जियन कहते हैं, कि वो इन सब चीज़ों का ट्रांसफ़र हम स्कूल से एक प्लान्ड वे में करते हैं। जहाँ अब यहाँ आते स्कूल खाली नॉट ओनली क्या कहते हैं, नर्चर द कल्चर बट ट्रांसफ़र इट टू द नेक्स्ट जनरेशन, कि खाली जो स्कूल है कि बच्चों को सिर्फ कल्चर को सिक्योर करके ही नहीं रखता, बल्कि वो अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ट्रांसफ़र भी करता है। जितनी भी जनरेशन स्कूल में आती रहेगी वो अपने सोसाइटी की वैल्यूज़ जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा। नेक्स्ट जनरेशन को जो चीज़ें मिलती हैं अपनी संस्कृति के, हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर चीज़ के बारे में हमें पता चलता है स्कूल से। अब फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स कौन से होते हैं, ये जो होते हैं ये एक डिसएडवांटेज लर्नर भी बोलते हैं इन्हें में। ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर वो होते हैं जो अपनी पीढ़ी के, अपनी जनरेशन के पहले ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल में जाते हैं, जो एजुकेशन प्राप्त करते हैं, जिनके पेरेंट्स, जिनके ग्रैंड पेरेंट्स इन सब ने एजुकेशन नहीं प्राप्त करी होती, वो इलिटरेट होते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर होते हैं हम इसे डिसएडवांटेज लर्नर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ऐसे बच्चे होते हैं अगर टीचर कोई चीज़ समझा रही है, कोई होमवर्क दे रही है, तो वो अपने घर पे जाके उनको अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं
ये टीचर को इन बच्चों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, नहीं तो ये बच्चे पिछड़ जाते हैं। अब है लर्नर्स फ्रॉम डिसऑर्गेनाइज्ड होम, कि जिसके होम में डिसऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे क्या कहते हैं सब क्या कहते हैं एजुकेटेड नहीं है लोग, और काफ़ी सालों से उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी कोई पढ़ा लिखा उसमें नहीं है, तो उनमें क्या है बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब ये अपनी जनरेशन के फर्स्ट लर्नर होते हैं जो पढ़ने के लिए स्कूल में आते हैं, ना ही इनके पेरेंट्स जो होते हैं उनको एलिमेंट्री ज्ञान भी नहीं होता, एलिमेंट्री एजुकेशन का ज्ञान भी नहीं होता। तो इन बच्चों की अपनी एक नीड होती है कि वो होमवर्क अपना कैसे करे, कोई चीज़ उन्हें समझ नहीं आ रही तो वो कैसे पूछे, तो उनका सिर्फ ओनली जो सोर्स रह जाता है वो स्कूल, और स्कूल पर डिपेंड होना रह जाता है। अब लेकिन ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आप दो बच्चे ऐसे कंपेयर करके देखिए कि जिसके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है और दूसरा बच्चा है जिसके पेरेंट्स एजुकेटेड है, तो दूसरा जो जिसके पेरेंट्स एजुकेटेड है वो हर चीज़ में आगे से आगे बढ़कर पार्ट लेगा, उसको उनके पेरेंट्स को नॉलेज होगी, वो अपने मतलब टीचर से आके इंटरेक्शन भी करेंगे। और लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं उसको वो पढ़ाई में पिछड़ जाएगा और धीरे धीरे उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है, नेगेटिव हो जाता है बच्चा। अब एजुकेशन में उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, सबसे पहली प्रॉब्लम लैंग्वेज की होती है, क्योंकि मानो आजकल जो लैंग्वेज है उसके अंदर अब हिंदी है, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी जितनी भी चीज़ें अब उसमें पढ़ाई जा रही हैं, और बच्चा जो है बच्चे के पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, तो अब वो उसको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी कि उसको घर में जिस लैंग्वेज में बोलते हैं वो वही चीज़ स्कूल में आके बोलेगा तो सही, लेकिन जो स्कूल की जो चीज़ें हैं वो पेरेंट्स समझ नहीं पाएंगे, वो उसको पढ़ के समझा नहीं सकते कि ये क्या चीज़ें हैं, तो ये उसमें लैंग्वेज में उसको बहुत दिक्कत आती है। और इन जो टीचर होते हैं, टीचर का एटीट्यूड इन बच्चों के लिए नेगेटिव होता है, टीचर भी मेहनत नहीं करना चाहते, इन बच्चों को जल्दी से पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि इनके ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ना ही केवल क्लास में बल्कि आफ्टर क्लास उन टीचर को पूरा एक डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत होती है होमवर्क की भी, कि बच्चा जिससे कि घर पे जाके अगर वो अकेला है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो कि वो कैसे उसका होमवर्क दिया जाए कि वो खुद से उसे कर सके, टीचर पहले से ही उसे समझाए, तो टीचर ये सब कष्ट उठाना नहीं चाहता। अब है कि कोई आउटसाइड जो है वर्ल्ड, कोई आउटसाइड वर्ल्ड का एक्सपीरियंस नहीं होता है ऐसे बच्चों को, उनका एक जो ज्ञान है वो सीमित होता है, जिस एरिया में वो रहते हैं वहीं तक उन्हें नॉलेज होती है और कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर पेरेंट्स एजुकेटेड होंगे तो वो अपने साथ साथ पूरी देश दुनिया इन सब के बारे में उस बच्चे को अपने को बताएंगे कि दुनिया में ये होता है, ये कंट्रीज़ हैं, हमारे देश के रूल्स ये हैं, पॉलिटिक ये है, ये सब उन्हें बताएंगे। लेकिन जो बच्चे के पेरेंट्स अगर एजुकेटेड नहीं हैं तो उसका ज्ञान सीमित होगा, बस उसे अपने आसपास के एरिया की नॉलेज होगी, वो भी प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी। तो अब सोशियो, या हम कह सकते हैं उस बच्चे का जो संसार है, जो एक्सपीरियंस है, उस लिमिटेड एरिया में सीमित रह जाएंगे। लेकिन जो दूसरा बच्चा होगा अगर वो हर जगह ट्रैवल करता है तो उससे एक्सपीरियंसेस का गेन ज़्यादा होगा। अब सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड इज़ वेरी बैड एंड नेगेटिव। इन बच्चों का क्या होता है, इनका कल्चर का और जो इनकी और इकोनॉमिक स्थिति जो होती है, कंडीशन जो होती है वो बहुत ख़राब होती है। या जैसे मान लो कि कोई स्लम एरिया में रह रहा है तो वहाँ पे क्या है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उनकी कंडीशंस जो है रहने की बहुत ख़राब होती है, उनको प्रॉपर क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा, उनकी बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल हो पा रही है, और वो उनको पैसों की तंगी बहुत ज़्यादा रहती है, उनके पेरेंट्स जो है उन पर ध्यान नहीं दे पाते, उन्हें पूरे पूरे दिन काम करना होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है बच्चों के साथ, प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें अपने आप इंडिपेंडेंट स्टडी और लर्निंग करने में इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उन्हें समझ नहीं आता कि मैं कैसे अपनी किससे पूछूं, उन्हें ये प्रॉब्लम रहती है कि अगर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मेरा कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं हो पा रहा तो मैं कैसे सोल्व करूं, मुझे इंग्लिश नहीं आ रही, हिंदी नहीं आ रही, तो उसे बहुत दिक्कत होती है। अब इंक्लूसिव एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू दैम इन स्कूल,
तो अब इसलिए बच्चे को हमेशा हम ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि स्कूल में जो इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों होना चाहिए, इस पर इसलिए ज़ोर दिया जाता है क्योंकि आखिरकार जो बच्चा है उसको सोसाइटी में आके ही उसकी नीड फुलफ़िल होगी। अगर आप बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाओगे, स्पेशल चाइल्ड अलग पढ़ाओगे, डिसएडवांटेज ग्रुप अलग पढ़ाओगे, नॉर्मल अलग पढ़ाओगे, तो बाद में उनमें नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होगा और जब वो पास आउट हो जाएंगे स्कूल से तो वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इंक्लूसिव एजुकेशन पे जोर देना होता है स्कूल में कि हर टाइप के, हर कास्ट के और हर डिसएडवांटेज ग्रुप का बच्चा उसमें आए और आपस में वो एक दूसरे की नीड को समझे, उनका इमोशनल डेवलपमेंट हो, उनका सोशल डेवलपमेंट हो, सारी चीज़ें हो। अब चाइल्ड लिटरेचर क्या होता है? चाइल्ड लिटरेचर होता है कि जो 8 से 14 साल के बच्चे हैं, इन बच्चों को या 3rd to 8th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं इनको ये लिटरेचर दिया जाता है। इसके अंदर मतलब कि जो बुक्स होती है इसमें अलग अलग स्टोरीज़ होती हैं, प्ले होता है, ऐसे होते हैं, ऑटोबायोग्राफी होती है, लेटर, राइम्स, काफ़ी सारी चीज़ें इनके अंदर होती है जिससे कि बच्चे का जो है इंटरेस्ट बने, वो पढ़े उन चीज़ों को, ठीक है, उसका डेवलपमेंट अच्छा हो, उसको ये है उसमें क्रिएट चाइल्ड की रीडिंग करने की हैबिट बढ़े। तो वो अगर उसको उसमें इंटरेस्ट अच्छा लग रहा है तो अब वो क्या करेगा, इन चीज़ों को पढ़ेगा, उसकी जो लैंग्वेज की स्किल्स हैं वो बेटर होंगी और उसकी वोकैबलरी भी एनहांस होगी और चाइल्ड जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनेगा, उसको आइडियाज़ मिलेंगे और उसके अंदर एक लिटरेरी पर्सन बनेगा फ्यूचर में, उसको पढ़ने की हैबिट होगी। और हम कहते हैं कि जो बुक्स होती हैं वो हमारी बेस्ट फ्रेंड होती हैं। बुक से हमें ज्ञान होता है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। अब उसके अंदर मोरल वैल्यू, कैरेक्टर, अपनी कल्चर और इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें उसको जानने को मिलेगी। अब इसमें कुछ वर्ड आ जाते हैं, जैसे होता है स्टिमुलस। क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब है कोई भी पर्सन, कोई भी ऑब्जेक्ट, प्लेस, इंसिडेंट को हम स्टिमुलस जब कहेंगे अगर वो उसके बाद हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं और वो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। जैसे क्या हुआ, इसका मतलब स्टिमुलस है कि जैसे मान लो कि मुझे जो है क्या कहते हैं, पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो जैसे मैं डोमिनोज़ के सामने से गई तो एकदम से मेरे मुंह से क्या हुआ, सलाइवा आ गया, ठीक है। सलाइवा जैसे ही आया, उसकी स्मेल सूंघते ही मुझे सलाइवा आ गया, तो वो क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ कि जो उसकी स्मेल थी, ठीक है, या वो कोई ऑब्जेक्ट था, वो पिज़्ज़ा था और उसको देखते ही जो मेरे मुंह में सलाइवा आ गया वो क्या है, मेरा रिस्पॉन्स है। तो स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस, जैसे आपको मान लो छिपकली से डर लगता है तो स्टिमुलस क्या हो गया, आपके लिए छिपकली होगी। जैसे आपने छिपकली देखी, आपने रिएक्शन, रिस्पॉन्स क्या दिया, आप डर गए एकदम से, तो जो फियर आपके उसमें आया वो क्या हुआ, रिस्पॉन्स हुआ। तो स्टिमुलस जैसे मान लो आपको कोई चीज़ खानी पसंद नहीं है, तोरी पसंद नहीं है, घिया पसंद नहीं है, और जिस दिन जैसे वो सब्जी बन जाती है तो आपकी स्टिमुलस देखते ही आप क्या करते हो, आपकी भूख मर जाती है। तो ऐसी काफ़ी सारी, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, ये सारी चीज़ें स्टिमुलस है जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और आप उसको देखते ही क्या करते हो, कोई रिस्पॉन्स देते हो, तो वो क्या होता है, जो चीज़ है वो स्टिमुलस है और जो आप रिस्पॉन्स दोगे वो उसके ऊपर होगा। अब जब हम रिस्पॉन्स, अब जैसे बच्चा है, अब बच्चा क्या है, आप कुछ पढ़ा रहे हो, वो बच्चे के लिए स्टिमुलस है, वो आपको बनाना पड़ेगा जिससे कि बच्चा उसके ऊपर उस पर रिस्पॉन्स दे। तो अगर आप और बच्चा ऐसे अगर आपसे कुछ पूछ रहा है और आप उसका रिस्पॉन्स दे रहे हो तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर इफ़ वी गिव रिस्पॉन्स देन इट इज़ स्टिमुलस। और चाइल्ड का रिस्पॉन्स व्हेन इट्स कॉन्सेप्ट फॉर्म, और चाइल्ड कब रिस्पॉन्स देता है, अगर उसे कुछ चीज़ समझ में आई है तभी वो उसका रिस्पॉन्स देगा। मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ाया और चैप्टर पढ़ाने के बाद आप बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो अब वो उसका जवाब नहीं दे पा रहा, अगर उसे आएगा तो वो दे पाएगा, नहीं आता तो नहीं देगा। तो वही वो क्या होगा, वो रिस्पॉन्स जो देगा उसका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन आपको पता चल सकती है कि चाइल्ड को कितना समझ आया।
अब जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए क्या ज़रूरी है, एक स्टिमुलस होना चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए और कम से कम बच्चा 5 साल का होना चाहिए। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कैसे होगी कि अभी जैसे आपको मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या होता है या सोशलाइजेशन क्या होता है, तो उसकी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर सोशलाइजेशन का कैसे होगा कि स्टिमुलस मिला आपको, ठीक है, स्टिमुलस और मैं एक लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ उसके अंदर, तो वो लैंग्वेज है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है और आपकी एज, ये तीनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा और आपका रिस्पॉन्स क्या आया, रिस्पॉन्स आया कि आपको वो चीज़ समझ में आ गई, तो उस रिस्पॉन्स से ही आपका क्या बन गया, एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो गई। अब ये जो सेल्फ स्टडी होती है सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है स्टूडेंट के लिए, और टीचर को चांस देना चाहिए कि बच्चा खुद से लर्निंग करे, क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें बच्चे को खुद से करके बताते रहोगे तो उसका जो है वो भूल जाएगा, उसका स्टडी में इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो एक लर्निंग प्रोसेस का, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन पाएगा। तो बच्चे को चांस देना चाहिए कि वो सेल्फ स्टडी करे और खुद अपने एक्सपीरियंस को गेन करे, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अपनाओ जिससे कि बच्चा खुद करके सीखे। अब कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होती है, कॉन्सेप्ट लर्निंग का मतलब होता है कोई भी एवरीथिंग, सारी चीज़ें विच वी हैव टू अंडरस्टैंड आर कॉन्सेप्ट, जो भी हमें जिसके बारे में हमें समझना है वो कॉन्सेप्ट है। आपको कोई भी चीज़ हो, छोटी से छोटी, इवन एक चींटी से लेकर, अब आपने उसका नाम जाना कि इसको हम चींटी कहते हैं, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट लर्निंग ही तो है कि एक ऐसी चीज़ होती है जो ऐसे रेंग के चलती है, वो चींटी होती है। ये फैन है, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम देना वो भी क्या होता है, कॉन्सेप्ट ही तो बताता है आपका कि आप, तो वो क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग होना चीज़ों की, वो कॉन्सेप्ट की लर्निंग होती है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर कब होंगे, जब वो बच्चा एक्सपीरियंस करेगा। एक्सपीरियंस में होता है हमें सेल्फ लर्निंग का बच्चे को चांस देना है, वही हमारा, उसी से उसका लर्निंग होगी। अब सोशल डेवलपमेंट इज नोन एज सोशलाइजेशन। सोशल डेवलपमेंट को सोशलाइजेशन कहते हैं, जिसके अंदर समाज के उद्देश्य को अपने उद्देश्य से जोड़ना ही, दोनों मिला के सोशल डेवलपमेंट इंसान का अच्छे से हो सकता है। खाली आप अपने बारे में सोचोगे तो आपका सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा। अब है कल्चर, क्या होता है, कल्चर जो होता है, जो भी वैल्यूज़ जो कि हमारी सोसाइटी में सेंचुरी से, सालों से है और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, वो हमारी क्या होती है, कल्चर होता है। उसमें एक स्टेबिलिटी होती है, जैसे हमारा इंडियन का कल्चर है कि यहाँ पे क्या करते हैं क्या कहते हैं, नमस्ते कैसे करते हैं, ये क्या है, हमारा एक कल्चर है। यहाँ पे सारे फेस्टिवल को बड़े पॉम्प एंड शो से मनाते हैं। यहाँ पे हमारा कल्चर है कि यहाँ पे हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके पैर छूते हैं, हम अपने रिलेटिव्स को भगवान समझते हैं। ये सारे क्या, एक कल्चर है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा स्टेबिलिटी इसके अंदर होती है। अब क्या है, लॉज क्या होते हैं, एक लॉज जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं, कि जिसके अंदर हम अमेंडमेंट ला सकते हैं, वही हमारी चीज़ें क्या होती है, चेंजेबल होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है। अब आ जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन सोशियोलॉजी, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। अब होमवर्क क्या होता है, होमवर्क होता है कि जब हम बच्चे को सेल्फ स्टडी का, सेल्फ लर्निंग का मौका दे रहे हैं, कि जिससे कि वो क्या करे, वो क्रिएटिव बने, जो उसने सीखा है उसका वो यूज़ कर सके, उस टॉपिक को अब रिलेट कर सके अपने आसपास, अपनी एनवायरनमेंट से रिलेट कर सके, अपने एक्सपीरियंस में वो लेके आए। अगर आप बोलते रहोगे और आपने स्कूल में कुछ कराया लेकिन उसको लाइफ के, बच्चों के लाइफ से रिलेट नहीं किया, उन्हें मौका नहीं दिया, तो वो नहीं सीख सकते। तो इसलिए बच्चे को होमवर्क दिया जाता है जिससे वो सेल्फ लर्निंग करे, वो उसमें वो क्रिएटिविटी आएगी, वो लाइफ टाइम तक उसे याद रहेगा। और तो इसलिए होमवर्क में उसको जो है टीचर को हर बच्चे को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन उसकी के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग उसको देनी पड़ती है। और जो होमवर्क है वो क्या, किस पे बेस्ड होना चाहिए, रट्टाफिकेशन पे बिल्कुल नहीं बेस्ड होना चाहिए, बल्कि उसको ऐसा होमवर्क देना चाहिए जिससे उसमें क्रिएटिविटी आए और उस चीज़ को पूरा थोरोली, उस चीज़ को पढ़े, समझे, सीखे, उसमें वो इंक्वायरी करे। होमवर्क इंटरेस्टिंग होना चाहिए,
चाहिए, बोझ के तौर पे नहीं होना चाहिए कि आपने दे दिया और वो ज़बरदस्ती उसे कर रहा है। इंटरेस्ट उसके अंदर होना चाहिए। जब वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा तो वो क्या करेगा, सीखेगा। अब है जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, यहाँ पे फ्री एजुकेशन का राइट इम्प्लीमेंट है। उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। पाकिस्तान में अभी भी फ्री एजुकेशन नहीं दी जाती। अब हमारे आते हैं, हमारे इंडिया में वर्ल्ड के 35% इलिटरेट लोग रहते हैं। अभी वो डेटा चेंज हो सकता है, देखते हैं। अब दो चीज़ें हैं, ये चेंज इन एजुकेशन और स्टैग्नेशन इन एजुकेशन। क्या होता है? वेस्टेज इन एजुकेशन का मतलब होता है, अगर आपने एक बच्चा जो है एक सेशन को ज्वाइन करता है और बीच में स्कूल छोड़ के चला जाता है, तो वो क्या हुआ, वो वेस्टेज हुआ एजुकेशन में, क्योंकि अब हम एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अब उसके अंदर बच्चे को बुक्स मिल रही है, टाइम मिल रहा है, सारी चीज़ें जा रही है, और बच्चा बीच में ड्रॉप आउट करके चला जाता है, तो उस बच्चे का भी पूरा साल ख़राब होता है, और जो रिसोर्सेज हमने करे हैं वो उसके ऊपर लगाए हैं वो भी वेस्ट चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो है वेस्टेज होती है एजुकेशन में, एजुकेशन का मोटिव फुलफिल नहीं हो पाता। अब दूसरी चीज़ आती है स्टैग्नेशन इन एजुकेशन, मतलब रुकावट कैसे आ जाती है एजुकेशन में, जब चाइल्ड जो है फेल हो जाए। आपने पूरे साल पढ़ाया, सारे रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराए हैं, उसके बावजूद अगर बच्चा फेल हो जाता है तो यानी हमारे जो एजुकेशन में स्टैग्नेशन आ गई, स्थिरता आ गई। वेस्ट कब होगा? जब वो छोड़ के चला जाएगा, और स्टैग्नेशन होगी जब वो फेल हो जाएगा। अब इसलिए जो हमारी जो ज़ीरो डिटेंशन पॉलिसी बनाई गई है, जो हमारा आरटीई एक्ट 2009 बना, उसमें हमने बोला कि 8वीं क्लास तक के बच्चों को हम फेल नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ ज़ीरो डिटेंशन पॉलिसी होगी। और ये किस लिए बनाया? क्योंकि पहले इंडिया में बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती थी और स्टैग्नेशन होती थी। बच्चे छोड़ के चले जाते थे स्कूल, और बच्चे स्कूल छोड़ के ना जाएं तो उसके लिए हम मिड डे मील का कॉन्सेप्ट लेके आए कि बच्चों को खाना प्रोवाइड कराओ, उनको बुक्स दो, ये उनको पैसे दो, स्कॉलरशिप दो, तो ये जिससे कि बच्चे छोड़ के ना जाएं स्कूल। और स्टैग्नेशन में और स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी अगर वो 8th क्लास तक हम उन्हें पास करते रहेंगे, उन्हें मोटिवेशन मिलेगा फिर पढ़ने का। तो अब ये है, अब इसके अंदर अब ये जो बाकी जो ये होमवर्क का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।